Hello, everybody. Welcome back. Today, we're going to talk about a man, one of the men who gave Africa back its voice, Chinua Achebe. Uh, we can say that he was born between two worlds. So, he was born as Albert Chinua Lumugo Achebe. That's his full name. And he was born on 16th of November 1930 in Ogidi, जो साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में है. ठीक है. एक क्रिश्चियन फैमिली में ये पैदा हुए. एंड हिज फादर वाज कैटेचिस्ट वर्किंग फॉर द चर्च मिशनरी सोसाइटी. ठीक है. चर्च के मिशनरी सोसाइटी के लिए काम करते थे. बट ओगिडी वॉज डीपली रूटेड इन ट्रेडिशनल इग्बो कल्चर. जहाँ पे वो पैदा हुए थे वो बहुत ज़्यादा, ऑल द फैमिली जो थी वो क्रिश्चियन फैमिली थी और फादर भी चर्च मिशनरी सोसाइटी में काम करते थे. बट जहाँ रहते थे वो बहुत ही ट्रेडिशनल इग्बो कल्चर था. सो फ्रॉम चाइल्डहुड एचबी स्टूड बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इग्बो रिलीजन. अब इग्बो कल्चर भी था और उनका अपना रिचुअल्स, अपना सब कुछ था. तो एक वो इग्बो रिलीजन. दूसरा, एक तरफ वेस्टर्न एजुकेशन, दूसरी तरफ अफ्रीकन का ओरल ट्रेडिशन जो था. 1930 में ही वाज बॉर्न. एक तरफ कॉलोनियल अथॉरिटी और दूसरी तरफ इंडिजिनस आइडेंटिटी. बचपन से ही हमेशा ही बिटवीन बिटवीन टू थिंग्स ही वाज देयर. ये जो डुअल इनहेरिटेंस थी, इट शेप्ड हिज इंटायर लिटरेरी इमेजिनेशन. एंड he later said that he grew up at the crossroads of cultures always. Achebe studied at a government college, uh, Umuahia में. It was one of the elite colonial schools. ठीक है. And he later attended University College Ibadan, जो कि बाद में जाके लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एफिलिएटेड भी हुई थी. इनिशियली इन्होंने क्या पढ़ाई की? इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की. बट बहुत जल्दी ही शिफ्टेड टू इंग्लिश, हिस्ट्री एंड थियोलॉजी. इबाडन में ही एनकाउंटर्ड यूरोपियन लिटरेचर. कॉनराड को पढ़ रहे हैं, जॉइस को पढ़ रहे हैं, ग्रीन को पढ़ रहे हैं. एंड ही वाज डिस्टर्ब्ड बाय हाउ अफ्रीका वाज पोर्ट्रेड ऑलवेज. कॉनराड में देख लो अफ्रीका को कैसे पोर्ट्रे किया है. मतलब हर एक, जब भी वो यूरोपियन लिटरेचर में अफ्रीका के बारे में कुछ भी देख रहे थे तो वो देख रहे थे यार बड़ा अजीब तरीके से अफ्रीका का हमेशा ही पोर्ट्रेयल रहा है. एंड स्पेशली ट्रबलिंग वाज जोसेफ कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस. जहाँ पे अब देखो, कॉनराड ने कोई डायरेक्टली अफ्रीका की बुराई नहीं की है. ठीक है. इट्स जस्ट द सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पोर्ट्रेयल ऑफ द प्लेस. यहाँ पे अफ्रीका अपीयर्स एज प्रिमिटिव, वॉइसलेस. हाँ, वो जो नेटिव्स हैं उन पे अत्याचार हो ही जा रहा है. वो एनिमलिस्टिक नेचर के दिखाए हुए हैं, प्रिमिटिव हैं, कोई पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में. अब जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं इंडिया का पोर्ट्रेयल देखो कैसा होता है. हमेशा झुग्गी-झोपड़ी दिखाई जाती है. हमेशा ही वो स्लम वाला एरिया दिखाया जाएगा. हमेशा ही वुमेन दिखाई जाएँगी, आई डोंट नो, एक्सट्रीमली ओल्ड, फेस फुल ऑफ रिंकल्स, वेयरिंग साड़ीज़. एक पर्टिकुलर कल्चर को दिखा के उसको एज़ इंडिया प्रेज़ेंट कर दिया जाता है. या एक पर्टिकुलर एरिया, अ पार्ट ऑफ इंडिया को दिखा के पूरा इंडिया दिख, दैट्स नॉट एंटायर इंडिया, राइट? इंडिया में और भी चीज़ें हैं, जहाँ पे येस स्लम्स हैं तो ब्यूटीफुली मेड रोड्स भी हैं. He also was disturbed by that. And Achebe would later famously, call Conrad a thoroughgoing racist. This intellectual resistance led to a question: who will tell Africa's story from within? The birth of things fall apart. 1958 में एचबी ने पब्लिश किया अपना पहला नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट. एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ओकोंक्वो एंड द कोलैप्स ऑफ इग्बो सोसाइटी अंडर कॉलोनियल रूल. टाइटल आता है डब्ल्यू बी येट्स की पोम से, द सेकंड कमिंग से, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड. रेवोल्यूशनरी नॉवल रहा ये. क्यों? बिकॉज इट प्रेजेंटेड pre-colonial Africa as complex and dignified, and it used African proverbs, and it used oral rhythms also. It showed colonialism as tragic disruption, not civilizing mission.
कोई कोलोन जो कोलोनाइज़र्स आए हैं वो कोई सिविलाइज़ करने नहीं आए हैं, बस वो तो डिस्कोर्स है एक। कोलोनियलिज़्म एक बहुत ट्रेजिक डिसरप्शन है ऑफ द नेटिव्स, ऑफ देयर कल्चर, ऑफ एवरीथिंग। So the book became one of the most widely read African novels ever written, and it is now a foundational text also of post-colonial literature. इसी के बाद एचबी ने फॉलो किया उसको, नो लॉन्गर एट ईज आया, एरो ऑफ गॉड आया, मैन ऑफ पीपल, अफ्रीकन ट्रिलॉजी आई पूरी। ये सारी नॉवेल्स ट्रेस करती हैं कोलोनियल इनकाउंटर को, करप्शन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस नाइजीरिया, पॉलिटिकल डिसल्यूजनमेंट को। इंटरेस्टिंगली इनका जो वर्क है ना, अ मैन ऑफ पीपल, it predicted a military coup, and soon after the publication नाइजीरिया में सही में एक मिलिट्री coup हुआ। एचबी was briefly suspended of political involvement कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हारा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ चक्कर चल रहा है इधर, you are politically involved, so he was suspended also. Then happened the Nigerian Civil War 1967 से 1970, जब ईस्टर्न जो रीजन्स थे, दे डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट, दे डिक्लेयर्ड इटसेल्फ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बायोफ्रा। तो भी सिविल वॉर आ गया, ठीक है। एचबे बायोफ्रा को सपोर्ट कर रहे थे एंड बिकेम अ कल्चरल एम्बेसडर ऑल्सो फॉर द कॉज। वॉर जो थी डेविस्टेटेड हिम पर्सनली। क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे फ्रेंड्स की डेथ हो गई। वॉर कभी भी कुछ अच्छा नहीं करती है, आपको पता ही है। अच्छा, ये जो नाइजीरियन सिविल वॉर थी, इसके बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। इसको हम बायोफ्रन वॉर भी कहते हैं, एंड इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एंड ट्रेजिक चैप्टर्स इन द मॉडर्न अफ्रीकन हिस्ट्री। एंड इट वाज़न्ट जस्ट अ लोकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? इट वाज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन ऑफ पोस्ट colonial tension, ethnic identity, massive humanitarian crisis that captured the world's attention. अब हुआ क्यों ये वॉर? ऐसे ही कहीं से शुरू नहीं हो गई, वैक्यूम से। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ डीप सीटेड इश्यूज, it was the result of deep seated issues that had been simmering since नाइजीरिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। अब ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिला नाइजीरिया को 1960 में। उसके बाद अंदर ही अंदर, अब आपको पता ही है, अंदर ही अंदर क्या क्या इश्यूज चलते रहते हैं। एक तो एथनिक टेंशन्स थी। नाइजीरिया जो थी ना, वो 3 मेन रीजन्स में डिवाइडेड था, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, डोमिनेटेड बाय हौसा फुलानी नॉर्थ, दूसरा था योरूबा वेस्ट, और तीसरा था इग्बो ईस्ट। कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे इन सब के बीच में, तो इट क्रिएटेड अ फ्रैजाइल पॉलिटिकल बैलेंस, ठीक है। तो जनवरी 1966 में एक मिलिट्री कू हुआ। इट वाज लेड बाय मोस्टली इग्बो ऑफिसर्स। दे ओवरथ्रू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो मिलिट्री कू वही हुआ, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, अपने आप टेक ओवर कर लिया। एक काउंटर कू हुआ जुलाई, अभी ये जनवरी में हुआ, जुलाई में 1966 में एक और हुआ, एंड दिस वाज बाय द नॉर्दर्न ऑफिसर्स। led to widespread violence against Igbos living in the north, ठीक है। अब feeling that the federal government could no longer protect them, जो ईस्ट का रीजन था, which was led by XYZ, I don't remember the name, उन्होंने they declared independence and they said we are the Republic of Biafra on May 30th 1967। तो वॉर हुआ, वॉर जो चल रहा था, द नाइजीरियन फेडरल मिलिट्री गवर्नमेंट, उन्होंने रिफ्यूज किया टू रिकॉग्नाइज, कि हम लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे बायोफ्रा को, एंड दे लॉन्च्ड अ पुलिस एक्शन टू रीटेक द टेरिटरी, कि चलो आप जाओ और टेरिटरी वापस ले लो, क्या रिपब्लिक ऑफ बायोफ्रा, वी डोंट रिकॉग्नाइज यू। तो दिस वाज द वॉर, है ना। ये जो सारा ब्लॉकेड था, इट लेड टू अ डेविस्टेटिंग फमाइन। malnourished children की फोटोज सामने आ रही थी, suffering from certain things,
And this prompted one of the first major international private aid mobilizations, leading to the birth of organizations like Doctors Without Borders, MSF का यहाँ पे एक birth हुआ. फिर लेट 1969 में जो बाइफ्रन फोर्सेस थे, दे वर एग्जॉस्टेड एंड दे वर स्टार्विंग नाउ. वॉर कभी अच्छा नहीं करती, चाहे जीतो चाहे हारो. तो जो लीडर था एक, ओजुकू नाम था उसका, ही फ्लेड इनटू एग्जाइल जनवरी 15 1917 में, 1970 में, एंड बायफ्रा ऑफिशियली सरेंडर्ड. कोई विक्ट्री नहीं हुई, कोई नो वैंक्विश्ड, है ना. जो जनरल था उन्होंने फेमसली डिक्लेयर किया कि दिस पॉलिसी की नो विक्ट्री, नो वैंक्विश्ड. दिस पॉलिसी, ही प्रमोटेड दिस पॉलिसी टू प्रमोट नेशनल रिकन्सिलिएशन. फिर ये जो 3 R's थे, रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, रिकन्सिलिएशन, they were launched to integrate the East back into Nigeria. Despite the official healing, the war left deep scars, and issues of marginalization and calls for restructuring continue to be, part of Nigerian political dialogue today. ठीक है. And did you know that the Biafran airlift, एक joint effort था by religious and humanitarian groups, was the largest civilian airlift in history at that time. They flew under the cover of night to bypass the Nigerian Air Force. तो ये कुछ छोटा, हम लोग डीप चले गए थोड़ा, बट दिस वाज, एक हिस्ट्री पता हो तो आपको इजी रह जाता है. तो अब कमिंग बैक टू चिनुआ एचबे, जब ईस्टर्न रीजन्स ने डिक्लेयर किया अपने आप को दैट हम लोग रिपब्लिक्स ऑफ बायफ्रा है, तो अब सिविल वॉर ब्रोक आउट. एंड एचबे किसको सपोर्ट कर रहे थे? बायफ्रा को. एंड बिकेम अ कल्चरल एम्बेसडर ऑल्सो फॉर द कॉज. द वॉर डेविस्टेटेड हिम, क्योंकि उनके फ्रेंड्स मर गए, उनके हिज होमलैंड वाज डिस्ट्रॉयड, नाइजीरिया फ्रैक्चर्ड वायलेंटली. आफ्टर द वॉर इनकी जो राइटिंग्स थी, इट बिकेम मोर पोएटिक एंड इट बिकेम मोर रिफ्लेक्टिव. जैसे एक इनका कलेक्शन था, बीवेयर सोल ब्रदर. इट रिवील्स ग्रीफ, इट रिवील्स ट्रॉमा एंड मॉरल क्वेश्चनिंग ऑल्सो. तो वॉर की वजह से बहुत सारी थीम्स डीपन हो गई, जैसे करप्शन ऑफ पावर, बिट्रेयल ऑफ आइडियल्स, नेशनहुड एक कितना फ्रेजाइल चीज है, वो बताने लगे. बाद में इन्होंने, ही बिकेम अ टीचर, ही स्टार्टेड टीचिंग इन नाइजीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इवन अदर कंट्रीज, एंड ही बिकेम नॉट ओनली अ नॉवलिस्ट बट अ मेजर क्रिटिक ऑल्सो ऑफ colonial narratives. इनका एक ऐसे है, एन इमेज ऑफ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट. इसमें ये डायरेक्टली चैलेंज करते हैं कॉनराड का representation of Africa. He also wrote this work called Morning Yet on Creation Day. इस वर्क में he argued, until the lions have their own histories, the history of the hunt will always glorify the hunter. कितनी अच्छी लाइन बताई है, beautifully he has summarized his life's mission. 1990 में Achebe was involved in a very serious car accident in Nigeria that left him paralyzed from waist down. He moved to the United States for medical treatment. He also taught at Bard College, Brown University. Despite the physical limitations, he continued writing and speaking about justice, leadership, and Africa's future. फाइनल जो इनका एक मेजर वर्क आया था 2012 में, एक मेमोआर आया था, देयर वाज अ कंट्री. दिस बुक revisits the Biafran War, and it stirred controversy in Nigeria because of its frank political critique. Achebe died on 21st March 2013 in Boston, but he himself is monumental. Father of modern African literature, pioneer of post colonial narrative voice, bridge between oral tradition and English prose, moral critic of power, right? So he transformed the English language into an African instrument. So Chinua Achebe, did not merely write novels. He restored memory to the people, to a people whose story had been told by others. He turned the colonizer's language into a weapon of cultural recovery. And in doing so, he changed world literature
forever. So this is about Chinua Achebe, and we'll be talking about his work, Things Fall Apart, in the next session. Okay. Um, Hope this is clear, and we'll be doing more writers also. Understanding the writer is very important, I always say, because once you know the person, you know that okay, Chinua Achebe and his life, you remember his life in your mind. It's very easy to understand what kind of works he has written and why he has written a certain kind of works. Okay. If you wish to join the full courses, please get in touch with me, and you'll have an amazing experience learning so many things.